हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और जितने भी जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे। उसमें से आपका थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आ सकते हैं और उनको कैसे आंसर करना है। ठीक है। आई होप आप लोगों ने सारी की सारी वीडियोस देख ली होंगी। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की, जिस पे सारी यूनिट्स पे वीडियो बनी हुई है। ठीक है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको वीडियो मिल जाएंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई कोई पेपर यूनिट पे जो है सिर्फ इंग्लिश का टेक्स्ट है, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों को कोई भी समझने में परेशानी नहीं होगी। और जब आप सारी यूनिट्स की वीडियो देख लो, उसके बाद मैं ये सजेशन दूंगी आपको कि ये क्वेश्चन पेपर आप उसके बाद में ये वीडियो देखना और जो सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आप वीडियो जब देख लोगे तो आपको सारी यूनिट समझ में आ जाएंगी। फिर आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओगे और उनका आंसर अच्छे से कर पाओगे। और जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको आंसर करना है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमने कि लोकतंत्र जो है या डेमोक्रेसी कैसे ओरिजिनेट होती है, जिसमें हमने एशियंट ग्रीस और एशियंट इंडियन सिविलाइजेशंस में कैसे कैसे जो है डेमोक्रेसी का क्या स्वरूप था, कैसा कैसी थी डेमोक्रेसी, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो उसकी भी वीडियो जो है आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, वो है जैसे कि ब्रीफली डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो किस प्रकार से लोकतंत्र की विचार की जो है उत्पत्ति हुई और उसका इवोल्यूशन मतलब कि कैसे कैसे वो डेमोक्रेसी शब्द जो है इवोल्व हुई, डेमोक्रेसी इवोल्व हुई और क्या 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 उसमें चेंजेस आए। ये सब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना है और ये आपका जो है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वहां से आपको मिल जाएगा। ओरिजिन में आप लोगों को दोनों का डालना है, ग्रीक का भी डालना है कि कैसे वहां पर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे और वहां पर जो है डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी, और वहां का कैसे गवर्निंग सिस्टम था और इस डिसीजन मेकिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे। फिर आपको इंडिया का भी डालना है कि इंडिया में किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है ओरिजिनेट होती है, और जो प्री वैदिक पीरियड में हम डेमोक्रेसी को देखते हैं कि किस प्रकार वहां पर भारत में भी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, सभा और समिति हुआ करती थी। ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था अपनी पहली यूनिट में, वो सब इसके अंदर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एशियंट एंड मॉडर्न नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी अच्छे से जब वीडियो आप देखोगे और अपनी फर्स्ट यूनिट आप पढ़ लोगे, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि एशियंट का और मॉडर्न नोशन ऑफ डेमोक्रेसी दोनों अलग अलग हैं। जो एशियंट था, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो कौन सा है, कि जो एशियंट डेमोक्रेसी होती थी वो नॉर्मली जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती थी। आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो प्राचीन लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र की धारणाओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सारा का सारा आपको जो बताया गया है आपकी यूनिट 1 में, वहां से आपको अपना ये आंसर करना है। आपको कैसे आंसर करना है कि एशियन टाइम में क्या नोशन थी डेमोक्रेसी की। ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम में क्या है डेमोक्रेसी, और आपको फिर दोनों में क्या क्या अंतर है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस सेकंड क्वेश्चन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डिस्कस विद कंटेम्परेरी एग्जांपल्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं, उसका फाउंडेशनल वैल्यूज मतलब कि उसका आधार क्या है, किस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। जैसे कि अभी तो एक हमने अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है अस्तित्व में आई। उससे पहले जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करते थे। तो इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। वहां से कंटेम्परेरी एग्जांपल्स, जिसमें आप इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भी आप इसको क्या है ना कि आप इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर सकते हो, इसका आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हो आप। इसमें आप ओरिजिनल जो इसका डेमोक्रेसी का ओरिजिन बता सकते हो, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा,
फिर उसके पास बता सकते हो कि एशियंट और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है। फिर आप, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी का ही एक फीचर है, ठीक है, तो उसके अंदर में आप क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसमें हमने देखा था ना डायरेक्ट एंड फ्री इलेक्शंस, ये सारी चीजें आपको इसमें डालनी है, ठीक है। टाइम हमेशा जो है टाइम से इलेक्शंस होते हैं इसमें, और जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इस थर्ड वाले क्वेश्चन में आपकी आएंगी, ठीक है। आई होप तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें से इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आप अपनी फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप क्वेश्चंस का थोड़ा सा नेचर अलग हो जाएगा, लेकिन आपका जो मटेरियल है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो वही रहेगा, आपको बस उसको अरेंज करना है, ठीक है ना, कि कहाँ पे मुझे कैसे उसको अरेंज करना है। पहले उसमें से पहली यूनिट में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें से आपको थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्कस करना है, थोड़ा सा उसको अंदर डिफरेंशिएट कर देना एशियंट और मॉडर्न नोशन ऑफ डेमोक्रेसी में। फिर जो है अलग अलग जो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उसको बता देना। इससे क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन का जो है आंसर है वो बहुत बढ़िया से होगा। ज्यादा फोकस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पे कर देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो थोड़ा सा आपका जो अभी मैंने बताया कि ओरिजिन बताना है, डिफरेंशिएट करना है एशियंट और मॉडर्न में, फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया हो एग्जैक्ट उसके बारे में आप लोगों को उसमें उस पे ज्यादा फोकस करना है। आंसर रहेगा आपका कम से कम भी 4 से 6 पेज का, 5 से 6 पेज का, यानी कि दो साइड के जो आपके दोनों सिंगल साइड के 6 पेज का आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। एक, क्योंकि बड़ा आपको सब्जेक्टिव लिखना है, लॉन्ग आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं, तो उसमें आपका कम से कम 5 या 6 पेज का आंसर जरूर होना चाहिए, यानी कि अगर आपको एक साइड का 2 से 2.5 पेज, तो कम से कम 2.5 पेज तो आपका आंसर मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। और हो ही जाएगा अगर आपको सारी चीजें याद रहेंगी और आप उसको अच्छे से आंसर में अपने सारी जो आपने याद किया है वो उसमें डालोगे तो आपका आराम से 6 पेज का आंसर हो जाएगा। 6 पेज में सिंगल पेज की बोल रही हूँ, अगर आप दोनों साइड के मिलाकर के 6 पेज का, अगर आप वैसे काउंट करें तो 2 से 2.5 पेज का आपको आंसर लिखना ही होगा, ठीक है। अच्छे से लिखना है। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जब भी आप आंसर लिखो तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना मत भूलना, ठीक है ना। जैसे आप ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ोगे तो ग्रीक आप उसको हाईलाइट करना है, फिर एरिस्टोटल के उसमें डेमोक्रेसी में जैसे हमने पढ़ा था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में और डिफरेंट व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, वो सारे में आप लोगों को हाईलाइट कर देना है ऑथर्स के। चाहे आपको उनका ज्यादा याद ना हो, थोड़ा थोड़ा उनका याद रख लेना कि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला है, या जॉन लॉक ने क्या बोला है, या हमने अलग से जेएस मिल पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे, रूसो पढ़ा था, जो हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में और सेकेंड यूनिट में भी जो हमने डिस्कस किया है उसको आप थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देना। इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स पार्टिसिपेटरी नेचर। आपको विचारशील लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण करना है और इसकी सहभागी प्रकृति पर चर्चा करनी है। हमने इस पे जो हमारी सेकंड यूनिट में हमने अलग से बताया डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, और अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग विचारकों के विचार भी पढ़े हैं हम लोगों ने इसमें, ठीक है। तो उसको आपको सबसे पहले आपको डिफाइन करना है डेमोक्रेसी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देना। फिर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, ठीक है। उसके डेलिब्रेटिव, फिर उसकी क्या क्या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो लिखना है। फिर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे कौन कौन से थिंकर ने क्या बोला है उनके विचार आप लोगों को लिखने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों से किसी जो है विचारक के विचार भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से विचारक ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे बात की है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, हालांकि आप लोगों का इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपसे सीधा सीधा ही पूछा जाएगा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था, इसकी भी वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, उस पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर फाउंडेड।
एक्सप्लेन हाउ रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, इसका कैसे आंसर करना है आपको कि आप लोगों को प्रिंसिपल्स बताने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। ठीक है, कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले भी बताए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो उसके चुनने का क्या तरीका है, इलेक्शंस। तो टाइमली इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और इसमें पार्टी अलग अलग पार्टीज होती हैं। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की क्या इसमें वो होती है, इलेक्शन कमीशन कैसे अपना रोल प्ले करता है, आपको इंडिया का एग्जाम्पल दे करके उसमें बताना है। और भी जो आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स जो आपको याद आ जाए वो इसमें आप लोगों को डालने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी का क्या इंटर रिलेशन बताना है। तो इंटर रिलेशन में क्या लिखोगे कि जो आजकल की मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से आज के टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, और स्पेशली आपको एग्जांपल देना है इंडिया का, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को एग्जांपल दे करके बताना है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी आपको इसमें बतानी है। ठीक है, फिर है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। डू यू थिंक दैट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो सहभागी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर है, क्या आपको लगता है कि समकालीन विश्व में सहभागी लोकतंत्र संभव है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात जो ध्यान देनी है, देखिए आपको ये जितने भी क्वेश्चन है आपको आपके दो हिस्सों में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, सेकंड पार्ट है डिस्कस इस पार्टिसिपेटरी नेचर। तो आपको आंसर भी दो ही भागों में देना है। ठीक है, और दोनों भागों में आंसर जो है आपका उतना ही होना चाहिए जितना पहले भाग में है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना, सारे क्वेश्चंस में दो भागों में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दोनों भागों में आप लोगों को उसका आंसर देना है। आंसर कैसे देना है मैंने बता दिया है, थर्ड वाला अभी मैं बता देती हूँ। पहले आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है पार्टिसिपेटरी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, बताना है कि दोनों ही डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या है, बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे लोग जो है डायरेक्ट ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं चुन करके अपने इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर देना है। उसके बाद से आपको बताना है डू यू थिंक दैट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है, तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल देना है कि पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो आपको बताना है पॉसिबल है या बताना है नहीं है, ये आप पे डिपेंड करेगा। आपको अगर आप बोलते हो कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल होने के आप क्या रीजंस दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि आजकल के टाइम में, जैसे हमने इसकी यूनिट में जो जो वीडियो बनाई हुई है वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग जो है चैनल्स के थ्रू, हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी होता है कि जो जनता है आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, वो वीडियो में सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, वहां से देख लेना, और वो अपने आंसर में आप लोग उसको शामिल कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी तक का जितना भी जो भी मैंने बोला है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन करके जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What are the key elements that influence the functions of democracy in contemporary society? कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं जो समकालीन समाज में लोकतंत्र के कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चंस बताना है, तो आपको एलिमेंट्स बताने हैं जो कि डेमोक्रेसी के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आप जो है आराम से इसको बता सकते हो। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात कर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का टोटली बेस्ड है कि आप जो पॉपुलेशन है उसको अवेयर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अवेयरनेस अवेयरनेस कहाँ से आएगी, जब वो लोग एजुकेटेड होंगे। ठीक है,
और एजुकेटेड होंगे तभी उन्हें पता होगा कि कौन सी गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उनको उनको जानकारी होगी। दूसरा दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट भी किस प्रकार से अपनी जनता के साथ में इंगेज करती है खुद को, वो भी डिपेंड करता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? रिसोर्सेज पे। गवर्नमेंट के पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें, एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शंस पे जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि वहां की जो पॉपुलेशन है उसके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास जनता कितनी अवेयर है, जनता कितनी एजुकेटेड है, और उस डेमोक्रेसी को जो है सक्सेस बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें आप लोगों को डिस्कस करनी है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जो है चैनल पे जाकर के देख सकते हो बाकी के, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पूरा का पूरा सारे के सारे जो इन क्वेश्चंस में डालना है वो ऑलरेडी हमने अपने जो वीडियो बनाई हुई है उनमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिस्कस वेरियस ट्रेजेक्टरीज बिटवीन मीडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। स्पेसिफिकली भारत में मीडिया और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच में विभिन्न परिप्रेक्ष्य पथों का पर चर्चा करनी है इसमें आप लोगों को, कि कौन कौन से किस प्रकार से मीडिया जो है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करना है कि किस प्रकार, क्योंकि मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके बीच में, कि ये बताने के लिए कि जो एक तो ये कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी ला रही है, इसकी जो जानकारी जनता को सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? न्यूज से मिलती है। दूसरा का जो है, मीडिया के थ्रू आजकल जो है मीडिया भी जो है एक फैक्टर हो गया है, एक डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है। जनता की जो है आवाज जो है न्यूज चैनल जो है अलग, जो उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो नेता होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो मीडिया और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को इसको डिस्कस करना है। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव भी डालना है, कि किस प्रकार से कभी कभार मीडिया जो है बायस हो जाती है, जबकि मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं? मीडिया बायस हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ज्यादा गुणगान करती है अपने फायदे के लिए, और उनकी जो खराब पॉलिसीज होती हैं उसको डिस्कस नहीं करती हैं, जबकि उनके जो सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव है या पॉजिटिव किया भी नहीं है तो उसके ही आप देख ही सकते होगे, कुछ चैनल्स जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं, कुछ चैनल जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बोलते हैं। तो मीडिया को इस प्रकार से बायस नहीं होना चाहिए। अगर बायस हो जाएगी तो जो है वो डेमोक्रेसी उस देश की खतरे में है। तो क्यों? इसीलिए तो मीडिया को जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकली आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करना है। राइट एन एसे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्रिस्क्राइब्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित संवैधानिक भूमिका पर निबंध लिखें। एक्सप्लेन हाउ दे एजुकेट एंड सोशलाइज पीपल। और बताना है कि वो लोगों को कैसे शिक्षित और सामाजिक बनाते हैं। कौन? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। और स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को डिस्कस करना है, और पॉलिटिकल सारी चीजें आप लोगों को इसमें डिस्कस करनी है कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में किसको नेशनल पार्टी बताया जा सकता है, कौन सी रीजनल पार्टी काउंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करनी है, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों को चॉइस देती हैं, ठीक है, अपना बेहतर रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। तो ये सारी डिस्कस आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है।
और पॉलिटिकल पार्टी कैसे एजुकेट और सोशलाइज करती है? ऑब्वियसली वो एजुकेट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो इसके बारे हम ये पॉलिसीज लेकर के आएंगे। या जो विपक्ष होता है वो बताता है कि गवर्नमेंट जो अभी करंट में चल रही है उसका क्या पॉलिसी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कौन सी पॉलिसी लेकर के आए। ठीक है। दूसरा सोशलाइज मतलब कि लोगों को वो इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम करती हैं और लोगों के बीच में जो है भावनाएं पैदा करती हैं, सामाजिक भावनाएं पैदा करती हैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के वो चलती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सोसाइटी में जो है डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स जो है आइडियोलॉजीज होती हैं। ठीक है। डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स होते हैं, तो उन सबको साथ में लाने का काम कौन करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ इस वाली स्लाइड के जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे कि इनका कैसे आपको आंसर करना है। फिर है व्हाट इज डाइवर्सिटी इन हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क? विविधता क्या है और लोकतांत्रिक ढांचे में यह कैसे महत्वपूर्ण है? स्पेसिफिकली आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, किसी कंट्री के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल देना है कि इंडिया में किस प्रकार से डाइवर्स ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन सारे इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर किसी भी एक ग्रुप के लिए नहीं बनाई जाती, वो पूरे देश के लिए बनाई जाती है। और अगर हम एग्जांपल ले इंडिया का, तो इंडिया में तो ना जाने कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो है कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। तो इन सारे इंटरेस्ट को लेकर के जाना, ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचे में ये किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। ये आपका जो है आता है, जो आपकी 4th यूनिट है उसमें ये सारी चीजें जो है, सारे पॉइंट्स वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। डू यू थिंक इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री? इफ यस देन व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स डाइवर्सिटी? आप जो अभी मैंने बताया, ऑब्वियसली आप इसका आंसर आप यस में दोगे, क्योंकि इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ का अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो इंडिया में ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, कहीं पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं पर ठंड ज्यादा पड़ती है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हर तरीके की डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से लेकर के जो है रीजनल डाइवर्सिटी, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ तो बहुत तरह की, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी, जितनी भी टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है सब इंडिया में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके बेसिक रीजंस जो है मैंने अभी आप लोगों को अभी अभी जो बताए हैं वो सारे रीजंस है कि यहाँ का जो है, एक तो यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, ऊपर से यहाँ का क्लाइमेट अलग है, ऊपर से इनका यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पल डालने हैं कि यहाँ पर तो हर ऐसा बोला जाता है 5 कोस पे बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर डालनी है, आप लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इसमें आपको सीधा सीधा यूनिट डाइवर्सिटी तो बतानी ही है, इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडिया इतना कैसे यूनिफाइड है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है कि स्वतंत्रता के बाद भी जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो वो बोल करके गए थे कि इंडिया जो है इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, देखना कुछ समय के बाद ही इंडिया जो है टूट जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ के हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी बेहतरीन लीडरशिप है कि इंडिया को जो है बांध करके रखा हुआ है। और इंडिया में जब जब डाइवर्सिटी से जो है बहुत अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्निंग सिस्टम ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, मेन बात जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को जो है बांध करके रखा हुआ है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें मेंशन की गई हैं जिससे कि डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली जो है, ये विशेष तौर से ये जो है
ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लेकर के आना है। ठीक है, तो उसके तहत जो है बहुत सारे, इतना बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। डाइवर्सिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड रेजेस मेनी चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। कैन यू लिस्ट अ फ्यू कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन डाइवर्सिटी इन इंडियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसमें आप लोगों को जो है दो भागों में क्वेश्चन है, दोनों भागों में इसका आंसर करना है कि विविधता जटिल है और लोकतंत्र में कई चुनौतियां खड़ी करती है। किस प्रकार से डाइवर्सिटी जो है लोकतंत्र में चैलेंजेस, ऑब्वियसली चैलेंज तो होंगे ही, इतने सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट को एक साथ लेकर के आना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनसे डील करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही लें तो अलग अलग तरीके की हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग लोगों को जो है, हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो भी, उनको भी हमने पावर को भी डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें डिस्कस करनी है। फिर आप लोगों को इससे संबंधित कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी डिबेट्स हैं डाइवर्सिटी को लेकर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली वेरियस काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्वों पर आपको के बारे में आपको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि 4th यूनिट जो आपकी उसमें है, उसमें ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में सीधा सीधा आप लोगों को जितने भी टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सबको आपको डिस्कस करना है। डिस्कस वेरियस चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन टू डेमोक्रेसी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख विभिन्न चुनौतियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा टफ नहीं है। वैश्वीकरण द्वारा लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। देखो, आपको ना आंसर लिखना आना चाहिए, आंसर को, इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, बस आप लोगों को चीजें जो है पता होनी चाहिए। और ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है, फिर इन दोनों का क्या लिंक है, फिर इन दोनों से ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेमोक्रेसी में, वो सारी चीजें आप लोगों को इसमें डाल देनी है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आपको सिर्फ आंसर को फ्रेम करना आना चाहिए कि आप हमें आंसर कैसे लिखना है। अच्छा, एक्सप्लेन द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इश्यूज ऑन डेमोक्रेसी। अब ग्लोबलाइजेशन का या जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनका डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा या बुरा, उनको इसमें आपको डिस्कस करना है। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन है तो एक तो क्या है कि सोवरेनिटी को, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोवरेनिटी को ज्यादा जो संप्रभुता होती है किसी देश की, उसको ज्यादा खतरा है। एक तो बैड इन्फ्लुएंस तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल इश्यूज का। गुड ये हो गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन है तो लोग अब क्या है, हम एक पूरे वैश्विक समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोब विदाउट बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक ऐसा विश्व जहां पे बाउंड्रीज ना हो। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज कोई भी देश जो है अछूता नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर, अगर यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रत्येक देश जो है, हर एक नेशन स्टेट जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंसी इसको हम बोल सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि हर कोई किसी से ट्रेड के थ्रू जुड़ा हुआ है, कल्चरल उससे पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, सोशल पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक में जो है हमारा ट्रेड आ जाता है। ठीक है, तो आजकल जो है कोई भी देश जो है एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकते हैं। हम पूरा ग्लोब को एक मान के चलते हैं और इसके जो है बैड और गुड इन्फ्लुएंस इफेक्ट जो है पड़ते ही पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें, तो जितना भी आपको पॉइंट्स याद आए ग्लोबलाइजेशन के अच्छे और बुरे, वो ये वाले क्वेश्चंस ना, आप जो दो क्वेश्चंस जो है 6th और 7th क्वेश्चन, ये तो आप खुद से भी बना करके लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से अपना डेमोक्रेसी वाला जो है
सारी यूनिट्स अच्छे से पढ़ी हैं तो। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, और आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप सारी की सारी वीडियोस सिर्फ इसी पेपर की नहीं, आपके जो बाकी के पेपर्स भी हैं उनकी वीडियोस भी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को शायद से नहीं मिल रही होंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की वीडियोस, तो वो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो आपका एनवायरमेंटल साइंस वाला है पेपर, उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।